नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक से यह पार्ट 2 है दोस्तों, जिसका आज हम लोग श्री गणेश करने जा रहे हैं। जिसका पहला वीडियो आज भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग YouTube के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर ले, ताकि आप लोगों को अगर लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं तो प्लीज़ आप लोगों को आपके अनुसार वॉइस मिल सके, ठीक है। और आपका वीडियो में आप लोगों का टाइम भी बचेगा, ठीक। तो प्लीज़ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ लगातार आप लोगों को मिल सके दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका भला हो और दूसरे का भी भला हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दोस्तों, यह आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए दोस्तों एक अति महत्वपूर्ण बुक है, जिसका आज जो है मध्यकालीन भारत हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अरब आक्रमण पढ़ते हैं। बड़ा कर लेते हैं वीडियो को। भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अरब आक्रमण से। चलिए, भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट केरल में व्यापारियों के रूप में हुआ था। अतः भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ, ना कि सिंध में, ठीक है। याद रखिएगा। आगे, अरब भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी अलोर यानी वर्तमान रोहेरा, ठीक है, वह राजा वहाँ का जो था वो दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम चच था। चच ने सिंध के राय वंश के शासक राय साहसी द्वितीय की हत्या कर गद्दी हथिया ली। आगे, चच ब्राह्मण था, जबकि राय वंश जो था, जो शासक थे उसके, वो शूद्र थे, ठीक है। चच ब्राह्मण था, जबकि राय वंश के जो शासक थे वो क्या थे, शूद्र थे, ठीक। आगे देखते हैं अरब आक्रमण के स्रोत। आइए पढ़ते हैं अरब आक्रमण के स्रोत। चचनामा सिंध पर अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। मूलतः यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक या सेवक द्वारा अरबी में लिखी गई। बाद में चचनामा को मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन को बाचा के समय फारसी में अनुदित किया। आगे, चचनामा का फारसी में अंग्रेजी अनुवाद यूएम दाऊद पोटा ने किया है। आगे, बिलादूरी की पुस्तक किताब फुतूल अल बलदान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है, में सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। मीर मोहम्मद मासूम, जो कि अकबर के दरबार में था, मीर मोहम्मद मासूम की तारीख ए सिंध से भी अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। कलीला व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, ठीक है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या है, कलीला व दिमना, ठीक है। आगे देखते हैं ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित एवं खंड खादक नामक संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद जल जाफरी एवं इब्राहिम पिंजरी ने किया। खलीफा मंसूर के समय इन पुस्तकों को विद्वान 8वीं सदी में बगदाद ले गए थे, ठीक है। आगे, अल हजाज ने कासिम से पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला एवं वर्दुल के नेतृत्व में भी सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी।
जिन्हें दाहिर ने पराजित किया था। आगे मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज जो कि इराक का गवर्नर था अल हजाज जो कि इराक का गवर्नर था ने सिंध पर आक्रमण हेतु भेजा। इस समय खलीफा वालिद था। सिंध पर आक्रमण का तत्कालिक कारण यह था कि समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका जा रहे जहाज़ों को लूट लिया। यह घटना देवल बंदरगाह में ठट्टा के पास सिंध के समुद्री किनारे पर हुई। दाहिर ने न तो डाकुओं को नियंत्रित किया व न हर्जाना दिया। सिंध की व्यापारिक महत्ता भी आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था। कासिम मकरान तट वाले मार्ग से आक्रमण करने आया था। आगे मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह के मंदिर को मंजानिक यानी मैंगोनेल्स या पत्थर फेंकने का अस्त्र तथा नाफ्ता यानी आग के गोले से गिराया। आगे 20 जून 712 ईस्वी के दिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली अरब सेना ने दाहिर को परास्त कर रावर के युद्ध में मार डाला। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने रावर के दुर्ग की रक्षा की। कड़े प्रतिरोध के बाद रानी ने जौहर किया। यह भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य है। आगे मोका नामक देशद्रोही ने कासिम की मदद की थी। रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया। यहाँ दाहिर के पुत्र जय सिंह ने मुकाबला किया और अंततः दाहिर की दूसरी रानी लाडी से उत्पन्न दो पुत्रियां सुर्या एवं परमल देवी कासिम के हाथ लगी एवं खलीफा वालिद के पास भेजी गई। ठीक है, ये हाथ नहीं लगी थी दोस्तों, ये समझ लो कि मोहम्मद बिन कासिम की काल थी। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। बहुत अच्छी पॉइंट थी। चचनामा के अनुसार दाहिर की पुत्रियों की शिकायत पर खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। देखिए जो पॉइंट हमने बोला था वो आ गया ना। आगे सिंह आक्रमण के समय जाटों एवं बौद्धों ने कासिम की सहायता की थी। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में की। सिंध के बाद कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान की जीत में अरबों को इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, अरब आक्रमण के प्रभाव देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लिए। हाँ, पहला पॉइंट है अरबों ने ऊँट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन किया। दूसरा पॉइंट, अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर भी स्थापित किया। ठीक है, और ये अरब लोग जो थे ना दोस्तों, ये लोग ही जो है हम लोगों से अंक पद्धति लिए थे। मतलब भारतीय लोगों से अंक पद्धति लिए थे और बाद में अंग्रेज लोग इन लोगों से लिए। ठीक है, इन लोगों के द्वारा जो है अंग्रेजों को प्रचलित हुआ। तो सोच लीजिए दोस्तों, अंकों का देन भारत ही था, जीरो का भी देन भारत ही है दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या था, हम लोग कहाँ पे थे। हाँ, अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर की स्थापना की या स्थापित किए महफूजा नगर को। आगे है नंबर 4 पॉइंट, अमीर खुसरो के अनुसार
अरब खगोल शास्त्रीय अबू मासर ने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। आगे 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर मंसूरा नगर स्थापित किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। ठीक है, आगे लेन पुल के अनुसार सिंध पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास में एक घटना व इस्लामी इतिहास में परिणाम विहीन जीत थी। अतः सिंध विजय के राजनैतिक परिणाम अल्पकालीन रहे। सांस्कृतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण घटना थी। आगे वुलजले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, 871 ईस्वी तक सिंध में खलीफाओं की सत्ता प्रायः समाप्त हो गई तथा सिंध का मुल्तान व मंसूरा नामक 2 अरब राज्यों में विभाजन हो गया। आगे पैगंबर मोहम्मद के बाद में इस्लाम के प्रथम 4 खलीफा क्रमशः थे। पहला अबू बकर, जिसे हम मोहम्मद साहब के चाचा के नाम से जानते हैं, अबू बकर। दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। ठीक है, ये 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है, आगे कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह यहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। मुनक नामक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया था। आगे तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने 962 ईस्वी में की थी। ठीक है, इस गजनवी एकदम महान था उन लोगों का तुर्क आक्रमण में। आगे अल्पतगीन के गुलाम सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में यामीनी वंश की स्थापना की एवं गजनी की राजगद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया एवं हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु बताया है। आगे काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। इनकी राजधानी उदभांडपुर थी। इसे वैहंद भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वैहंद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है अल बरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठा एवं 1030 ईस्वी तक शासन किया है। आगे महमूद गजनवी ने अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक तथा यामीन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधियां बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की। महमूद इस्लामी इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे तारीख ए गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। आगे गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, महमूद के भारत
आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, ना कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। यह इरफान हबीब का कथन है। ठीक है, उतबी के अनुसार दोस्तों देखते हैं, उतबी जो कि महमूद का दरबारी इतिहासकार था, उसके अनुसार महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य जिहाद या इस्लाम प्रचार था। उतबी एकमात्र इतिहासकार था जिसने महमूद के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया है, किंतु उतबी महमूद गजनवी के अभियानों में उसके साथ भारत नहीं आया था। आगे, गजनवी ने खैबर दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किए। महमूद के आक्रमण के समय कश्मीर में रानी दिद्दा व कन्नौज में प्रतिहार शासक राज्यपाल शासक था। ठीक है, राज्यपाल का शासन था। ठीक है, आगे, बंगाल में पाल शासक महिपाल था। चंदेल शासक विद्याधर था, जिस पर 1019 ईस्वी से 1020 ईस्वी में महमूद ने आक्रमण किया, किंतु उसे परास्त न कर सका। चोल शासक राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, ये महमूद गजनवी के समय के ये सब शासक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय कौन से शासक कहाँ के थे। ये मिलान में दोस्तों क्वेश्चन, आजकल का ट्रेंड बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि ये जो 6 दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें दोस्तों ये मिलान करने वाला क्वेश्चन ही सोच लीजिए, करीबन 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिलान करने वाले थे हिस्ट्री में। मिनिमम 40 क्वेश्चन से तो दोस्तों कम नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल पर 1000 ईस्वी में किया गया है। आगे, जयपाल ने महमूद गजनवी से पराजित होने पर 1001 ईस्वी में आत्मदाह कर लिया। शाही वंश में जयपाल के बाद आनंदपाल, त्रिलोचनपाल व भीमपाल उत्तराधिकारी हुए। आगे दोस्तों, सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद के आक्रमण के समय सिंध व मुल्तान पर मुस्लिम शासन था। मुल्तान पर अब्दुल फतेह दाऊद नामक करमाथी शिया संप्रदाय के अनुयायी का शासन था। महमूद ने मुल्तान पर 1004 से 1005 ईस्वी में आक्रमण किया, जो भारत पर उसका चौथा आक्रमण था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, महमूद ने 1008 ईस्वी में छठा अभियान हिंदू शाही शासक आनंदपाल के विरुद्ध किया। ये पंजाब पर दूसरी बार आक्रमण था, जिसमें पंजाब के शासक आनंदपाल को छाछ के युद्ध में वहंद के मैदान में पराजित किया। इस युद्ध में प्रतिहार शासक राजपाल व चंदेल शासक गण ने आनंदपाल की मदद के लिए सेनाएं भेजी। 1009 ईस्वी में 7वां आक्रमण नारायणपुर अलवर पर किया गया। आगे, फरिश्ता के अनुसार अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर तथा कन्नौज के शासकों ने आनंदपाल की मदद की थी। 1019 से 1020 ईस्वी में महमूद के विरुद्ध चंदेल शासक विद्याधर ने राजाओं का एक संघ बनाया था, जिसमें कन्नौज का प्रतिहार त्रिलोचनपाल एवं हिंदू शाही त्रिलोचनपाल शामिल थे। उतबी ने मथुरा के वैभव के बारे में लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। ठीक है, यानी जन्नत के समान थी। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है, कृष्ण का जन्म स्थान होने के कारण मथुरा को हिंदुओं का बेथलहम, बेथलहम, ठीक है, कहा जाता है। इजराइल, बेथलहम, ठीक है, ये सब उधर ही पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, महमूद के भारत आक्रमण के अभियान। चलिए देखते हैं। एक तरफ है दोस्तों अभियान की क्रम संख्या, दूसरे तरफ कौन कौन से वर्ष में वो कहाँ कहाँ आक्रमण किया वो और उसका स्थान। ठीक है, तो प्रथम आक्रमण दोस्तों 1000 से 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज पर हुआ था, और द्वितीय आक्रमण जो है 1001 से 1002 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर व हिंद पर अधिकार हुआ था उसका। ठीक है, नंबर तीसरा आक्रमण जो था 1004 ईस्वी में उच्च के शासक वाजिरा पर हुआ आक्रमण हुआ था। चतुर्थ जो था दोस्तों, चौथा आक्रमण 1005 में हुआ था, मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, मुल्तान पर। पांचवा आक्रमण दोस्तों इसका 1007 ईस्वी में ओ हिंद पंजाब पर हुआ था। छठवां आक्रमण जो है वह 1008 ईस्वी में पंजाब एवं नगरकोट पर हुआ था। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में नारायणपुर अलवर में हुआ था। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर पर हुआ था। 10वां आक्रमण 1013 ही ईस्वी में हुआ था, वह हिंदू शाही राज्य पर हुआ था। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में कश्मीर पर हुआ था। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा एवं कन्नौज पर हुआ था। और 13वां आक्रमण दोस्तों 1020 ईस्वी में बुंदेलखंड में हुआ था। 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में ग्वालियर एवं कालिंजर पर हुआ था। ठीक है, क्या था? 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में ग्वालियर एवं कालिंजर पर हुआ था। ठीक है, 15वां आक्रमण जो है दोस्तों वह 1024 ईस्वी में, थोड़ा सा साउंड के कारण दोस्तों वीडियो को पॉज कर देना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में अनहिलवाड़ गुजरात में एवं लोदोर्ग जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, 16वां आक्रमण जो है दोस्तों 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि महमूद गजनवी का दोस्तों सबसे, सोच लीजिए, भयानक बोल सकते हैं या सबसे प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं, आक्रमण था, जिसमें उसने बहुत ही रक्तपात और लूटपाट किया था। जो कि गुजरात में है सोमनाथ का दोस्तों मंदिर, उसको उसने लूटा था। ठीक है, आगे 17वां जो है दोस्तों उसने 1027 ईस्वी में सिंध को लूटा है। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी के कुल दोस्तों टोटल 17 जो थे आक्रमण थे। ठीक है, आप लोग इस आक्रमण को और इसके क्रम को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में दोस्तों जिस प्रकार से एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें वह इधर उधर देखकर वह पूछ सकता है कि कौन सा आक्रमण का सही क्रम या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप लोग देख लीजिए एक बार और अच्छे से। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अगर हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, एक हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है, सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था वह भीम प्रथम था। उत्बी लिखता है कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण से महमूद को इतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी अन्य सभी अभियानों से भी नहीं हुई थी। आगे 1015 ईस्वी में कश्मीर में लोहकोट दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास किया। यह गजनवी की सेना की प्रथम पराजय थी। आगे, सिंध के जाटो खोखर के विरुद्ध 1027 ईस्वी में महमूद ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। ठीक है, हालांकि दोस्तों जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ठीक है,
तो सन 2013 या 14 के आसपास की बात है। उस समय जो है क्लास में मैंने पढ़ा था। उस समय दोस्तों मैंने पढ़ा था कि महमूद गजनवी जो था ना, वो सोमनाथ के मंदिर जो था, जो कि सबसे प्रसिद्ध उसकी लूट कही जाती है, उसको दोस्तों वह उस मंदिर को लूट नहीं पाता। लेकिन उस मंदिर को लूटने के पीछे ना दोस्तों, उस मंदिर के जो पुजारी थे, उनका लोभ था कि उनका प्राण बच जाएगा अगर वो उनको उस मंदिर का रहस्य बता देंगे। तो जिसके कारण दोस्तों वह मंदिर को लूट पाया, अन्यथा उस मंदिर में वो प्रवेश भी नहीं कर पाता। जिस प्रकार से पहले के आर्किटेक्चर ने उस मंदिर की डिज़ाइन की थी, लेकिन विश्वासघात के कारण दोस्तों उस मंदिर को लूटा गया। हालांकि कोई नहीं, बहुत पुरानी बात थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, महमूद ने लाहौर व मुल्तान सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, महमूद ने लाहौर व मुल्तान सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर पश्चिम भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर अव्यक्त मेघ मुहम्मद अवतार नृपति महमूद शारदा लिपि में उत्कीर्ण है। आगे है दोस्तों, महमूद व उसके उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया। इनमें सेवंद राय और तिलक के नाम प्रमुख हैं, जो उच्च पदों पर नियुक्त किए गए। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, बैहाकी, उत्बी, फिरदौसी एवं अंसारी जैसे कवि व विद्वान थे। फारस का कवि उजारी, खुरासान का विद्वान तूसी, विद्वान असजदी व फारूकी भी उसके दरबार में थे। आगे दोस्तों अलबरूनी को देखते हैं। आगे अलबरूनी की अरबी भाषा में लिखित किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास, खगोल व दर्शन का वर्णन है। यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाती है। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। महमूद ख्वारिज्म अभियान में अलबरूनी को लाया था। ठीक है, कौन? महमूद ख्वारिज्म अभियान में जो है अलबरूनी को लाया था भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। अलबरूनी का उपनाम अबू रेहान मुहम्मद था। किताबुल हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। अंग्रेजी अनुवाद जो है वह एडवर्ड सचाउ ने किया था। अलबरूनी धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवित भारत में प्रभावित था। आगे अलबरूनी भारत में 10 वर्ष रहा था। अलबरूनी के अनुसार भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था के नीचे 8 अंत्यज बोल सकते हैं, अंत्यज थे। ठीक है, आगे जिनमें धोबी, मोची, कुम्हार, जादूगर, नाविक, मछुआरा शामिल थे। आगे अलबरूनी ने भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों की चर्चा की है। सिद्ध मातृका सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि थी, जो कश्मीर, वाराणसी एवं कन्नौज में थी। भैछुकी लिपि बौद्धों की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिरदौसी को देखते हैं दोस्तों। फिरदौसी, अलबरूनी पढ़ लिया, अब फिरदौसी की बारी है। फिरदौसी को महमूद ने प्रत्येक
छंद की रचना के लिए एक सोने की मुहर देने का वादा किया, किंतु बाद में मना कर दिया। दरबार में अपमानित किए जाने के कारण फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली। फारसी में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। फिरदौसी को पूर्व का होमर यानी फारसी का होमर कहा जाता है। गजब का राइटर था दोस्तों। ये तो बताइए, इसकी थोड़ी सी इसको अपमानित किया तो बताओ, शासक के अपमान सहन भी नहीं कर सका और ये आत्महत्या कर ले रहा है। हद है भाई, बहुत साहसी था। चलिए आगे देखते हैं। उतबी ने तारीख़ यामिनी की रचना की है। इसे किताबुल यामिनी भी कहा जाता है। यह अरबी में लिखी गई थी। उतबी महमूद का सचिव था। याद रखिएगा, महमूद का सचिव उतबी था। आगे बैहाकी के बारे में देखते हैं। सुबुक्तगीन के दरबारी कवि बैहाकी ने तारीख़ ए सुबुक्तगीन की रचना की है। बैहाकी महमूद गजनवी के दरबार में भी थे। बैहाकी को लेनपूल ने पूर्व का पेप्स की उपाधि प्रदान की है। आगे गजनवी के आक्रमण के प्रभाव एवं परिणाम। गजनवी के आक्रमण के प्रभाव एवं परिणाम को हम लोग देखते हैं। महमूद के आक्रमण ने उत्तर व पश्चिम भारत की राजनैतिक संरचना को हिला दिया। खैबर दर्रा, जो कि भारत प्रवेश द्वार था, हमेशा के लिए विदेशियों के हाथों में चला गया। भारतीयों की आपसी फूट व सैन्य कमजोरी प्रकट हो गई एवं भारी मात्रा में धन संपदा की लूट व नरसंहार हुआ है। गजनवी के आक्रमणों के फलस्वरूप लाहौर शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। आगे महमूद के आक्रमणों का स्थायी परिणाम यह हुआ कि पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया। तुर्कों द्वारा विशेष प्रकार का धनुष काम में लिया जाता था, जिसे फारसी में नावक कहते हैं। गजनवी के दरबारी कवि फारूकी ने गजनवी द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है। इसमें गजनवी का रूप चित्र यानी व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट भी बोलते हैं, है। ठीक है। आगे मोहम्मद हबीब ने उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को नगरी क्रांति कहा है। मोहम्मद हबीब ने उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को क्या कहा है? नगरी क्रांति। आगे सोमनाथ के पुनर्निर्माण का इतिहास देख लेते हैं। महमूद द्वारा ध्वस्त सोमनाथ के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण 1026 ईस्वी में चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम तथा 1169 ईस्वी में कुमारपाल ने करवाया। अलफ खान ने 1297 ईस्वी में, अहमद शाह ने 1314 ईस्वी में, शम्स खां ने 1318 ईस्वी में, मुजफ्फर खां द्वितीय ने 1394 ईस्वी में, तातार खां ने 1520 ईस्वी में तथा औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। दोस्तों, यह लाइन आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि सोमनाथ के मंदिर को किन किन शासकों ने कब कब तोड़ा था, और इनका एक क्रम भी लिख लीजिएगा। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, एक सेकंड हमें दीजिए, हम थोड़ा सा अपना टूल्स निकाल लेते हैं। हाँ, टूल्स निकाल लेते हैं दोस्तों। ये पॉइंट जो है दोस्तों, कहाँ गया यार मेरा टूल्स? यहाँ से यहाँ तक जो दोस्तों है ये लाइन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसे मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। हालांकि मैं अंडरलाइन नहीं करता हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम लॉस होता है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस लाइन को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि जो आजकल का एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्रम पूछ ले रहा है कि किसने उस जगह पर किसने
कैसे कैसे आक्रमण किया है। ठीक है, तो ये उसका क्रम है और इसका डेट वाइज है कि कौन जो है पहले आक्रमण किया है, कौन बाद में आक्रमण किया है। ठीक है, चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, स्टूल्स को हटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, तोड़ा ना। आगे अहिल्याबाई होलकर ने 1765 ईस्वी में, कब, 1765 ईस्वी में, तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। आगे आगे देख लेते हैं। आगे हमारा महमूद की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका कुशल शासक प्रबंधक ना होना था। ठीक है, महमूद की सबसे बड़ी जो दुर्बलता थी उसका कुशल शासक प्रबंधक ना होना था। आगे तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। महमूद को बुत शिकन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि महमूद गजनवी को और किस नाम से, बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहा जाता था। ठीक है, आगे लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक जो था वह खुसरव मलिक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने कैद कर 1192 ईस्वी में मार दिया था। आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के बाद कौन है, मोहम्मद गौरी। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम इसका नाम था। ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी का नाम था। चलिए पढ़ते हैं इसको। गौरी साम्राज्य का केंद्र उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान था। मोहम्मद गौरी संस बनी वंश का था। पहले गौरी वंश के लोग बौद्ध मतावलंबी थे। 1155 ईस्वी में गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। इसलिए उसका नाम जहाँ सोज विश्व को जलाने वाला पड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1163 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन का चाचा करें 1163 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई, ठीक है, चचेरा भाई, चाचा का लड़का, गियासुद्दीन गौर का शासक बना। गियासुद्दीन का छोटा भाई सिहाबुद्दीन गौरी था। ठीक है, जिसने 1173 ईस्वी में गजनी जीता था। गौरी का नाम सिहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत लक्षण भी था। ठीक है, धर्म का ज्वलंत लक्षण भी था। आगे गौरी स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के अधीन मानता था। 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गौरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा, 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गौरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी। दोस्तों मैं वीडियो को स्लो पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो में कम से कम त्रुटि हो, और धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे तो आप लोग भी वीडियो की वॉइस इंक्रीज़ को बढ़ा लेंगे और आराम से जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लेंगे। ठीक है, और आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, स्लो पढ़ने की वजह से दोस्तों थोड़ी सी त्रुटियां कम होती हैं। ठीक है, और हम चाहते भी हैं कि गलती कम हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मिनहाज की तबकात ए नासरी में गौरी की भारत विजय का विवरण है। ठीक है, मिनहाज की तबकात ए नासरी में गौरी की भारत विजय का विवरण है। ठीक है, याद रखिएगा।
क्या था, ये पॉइंट था मिनहाज की तबकात ए नासरी। ठीक है, याद रखिएगा, मिनहाज की तबकात ए नासरी में गौरी की भारत विजय का विवरण है। गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण पहला है दोस्तों साम्राज्य की स्थापना, दूसरा इस्लाम का प्रचार, तीसरा धन की प्राप्ति, चौथा बड़े भाई ग्यासुद्दीन से हुआ समझौता कि वह पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है साम्राज्य विस्तार करेगा। आगे गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। लाहौर में खुसरो शाह, मुल्तान में करमाथी एवं सिंध में सुमरा वंश था। ठीक है, आगे गौरी गोमल दर्रे से भारत आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद गौरी जो है वह कौन से दर्रे से, गोमल दर्रे से। ठीक है, गोमल दर्रे से भारत आया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है संस बनी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वह 1075 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यहाँ करमाथी मुसलमान शासन कर रहे थे। ठीक है, संस बनी वंश के मोहम्मद गौरी का जो भारत पर पहला आक्रमण था वह 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। ठीक है, मुल्तान पर था। यहाँ करमाथी मुसलमान शासन कर रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ गया, आगे है हमारा नेक्स्ट पेज। हालांकि अब दोस्तों हम लोग ये ब्रश का यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे जो है हम लोगों का जो पॉइंट रहेगा वो नोटेड होगा, भले ही लेट हो, आगे के एग्ज़ाम के लिए ये हम लोगों के लिए उपयोगी भी होगा। ठीक, चलिए आगे यूज़ करते हैं इसका। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया पर मूलराज द्वितीय, ठीक है, आगे मूलराज द्वितीय के हाथों माउंट आबू के युद्ध में पराजित हुआ। तो जो गौरी है दोस्तों वह 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है और मूलराज द्वितीय के द्वारा वो माउंट आबू के युद्ध में पराजित हो जाता है। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। ठीक है, आगे वैसे तो हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जानते ही हैं आप लोग दोस्तों, आगे वो आएगा ही। चलिए आगे देखते हैं उसके बारे में। आगे है इस युद्ध का नेतृत्व मूलराज द्वितीय की विधवा माँ नायिका देवी कर रही थी। मूलराज द्वितीय की कौन विधवा माँ, नायिका देवी कर रही थी। ठीक है, किया था या कर रही थी। आगे नोट में है दोस्तों 1178 ईस्वी में ही मूलराज द्वितीय की मृत्यु के बाद भीम द्वितीय शासक बना। ठीक है, 1178 में मूलराज द्वितीय के मृत्यु के बाद कौन शासक बना था, भीम द्वितीय। कौन, भीम द्वितीय शासक बना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1179 ईस्वी में गौरी ने गजनी वंश यामनी वंश के भारत में अंतिम शासक खुसरो शाह को परास्त कर लाहौर को जीत लिया। इस अभियान के समय जम्मू के राजा विजय देव ने गौरी का सहयोग किया था। 1188 ईस्वी में गौरी का भटिंडा, दोस्तों एक बात याद रखिएगा, गौरी के जो युद्ध हैं उसने किसके साथ कौन कौन से युद्ध किए थे उसको आप लोग कॉपी पेन लेके एक बुक में लाइन वाइज लाइन नोट करिएगा और डेट भी डाल दीजिएगा कि 1179 ईस्वी में उसने किसको परास्त किया था, खुसरो शाह को परास्त किया था और लाहौर को जीता था। और 1188 ईस्वी में गौरी ने भटिंडा अभियान किया था और तवर हिंद के किले को जीतना तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी का प्रमुख कारण था। ठीक है, ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये सब पॉइंट्स को आप लोग एक जगह कॉपी में लिखिएगा ताकि
आप लोगों को जब रिवीजन आप करेंगे तो इस पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैं इस बार एग्ज़ाम जो दिया था उसमें दोस्तों मैंने करीबन 60 क्वेश्चन जो है इसी बुक से पढ़ के गए थे। हम इस बुक को पढ़े थे और 60 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में दोस्तों मैंने सही मार्क कराया है, क्योंकि मैंने इस बुक को बहुत ही डीपली पढ़ा था। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने क्योंकि हालांकि मेरे को समय नहीं मिला था और बुक्स पढ़ने का, क्योंकि इस बुक को और जो है हमारा सौरभ चौबे का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है मैं उसको पढ़ा था। हालांकि उसमें कुछ त्रुटियां भी मिली हैं, हालांकि उतनी भी त्रुटि नहीं है। हर एक बुक में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं दोस्तों, लेकिन उतना भी नहीं था, लेकिन था गलतियां था उसमें। लेकिन मैंने इसको बहुत ही डीपली पढ़ के गया था। और दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं 100% बोलता हूँ कि आप यूजीसी नेट के पेपर में सेकंड पेपर में आप बहुत से बहुत क्वेश्चन को लगा के आएंगे, गारंटी। और जो भी हमारे सीनियर होंगे जो बहुत पहले से भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे या दे चुके होंगे दोस्तों, वो प्लीज़ आप लोग इस बुक को अगर आप लोग अच्छे से देखते हैं तो आप लोग खुद ही अनुभवशील व्यक्ति हैं, आप लोग खुद ही इसको जज करेंगे कि नहीं हाँ ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको गलत लगे तो, ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन इसमें था, मैंने पढ़ा भी था, हालांकि मैं लगा के आया हूँ तो मुझे पता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ही कि हाँ आया था। अगर कोई मेरे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन भी करता है तो मैं उसको प्रूफ भी दूंगा कि देखिए ये क्वेश्चन इस बुक के इस स्पेस से आया है, हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि आगे है दोस्तों, यही पॉइंट हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि 1188 ईस्वी में गौरी का भटिंडा अभियान एवं तवर हिंद के किले को जीतना तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी का प्रमुख कारण था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध थानेश्वर के पास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा ने गौरी को परास्त किया था। आगे तराइन के दूसरे युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बार बार आ रहा है, ठीक है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने कीवाम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास गौरी की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजा। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया। आगे हालांकि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो है ना, इसका एक मूवी भी बना है, हमारे अभिनेता अक्षय कुमार का है, उसमें बताया गया है, दिखाया भी गया है दोस्तों, ठीक है। उसमें पूरी स्टोरी को भी दिखाया गया है कैसे कैसे युद्ध हुआ है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे अनुभव मिलेगा, आप लोगों को कुछ न कुछ तो सीख ज़रूर मिलेगी। आगे तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय गौरी से पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति जो है वो खांडे राव था, जिसने तराइन के युद्धों में सेना का नेतृत्व किया था। हसन निजामी ने ताजुल मासीर में लिखा है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया है, ठीक है। आगे हसन निजामी के इस कथन की पुष्टि संस्कृत ग्रंथ किसल विधमसा किशल विधमसा से भी होती है एवं पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर श्री मोहम्मद शाम लिखा होना भी यही सिद्ध करता है। आगे मिनहाज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा यानी सरस्वती में हुई। चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर गजनी ले जाया गया और वहां गौरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया, जो कि दोस्तों उस पिक्चर में यही जो है दर्शाया गया है, ठीक है, कि चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर गजनी ले जाया गया और वहाँ
गौरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया है। तो चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, उसी पर जो है वो उस मूवी को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई है। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का गढ़वाल राज्य उत्तर भारत में सबसे विस्तृत था। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया एवं गढ़वाल सिक्कों पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी तथा नागरी लिपि को अपनाया गया है। ठीक है, लक्ष्मी तथा नागरी लिपि को अपनाया गया है। आगे चंदावर इटावा, आगे देखते हैं। चंदावर इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर है। चंदावर जो स्थान है दोस्तों, वह इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर है। आगे 1206 ईस्वी में पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। गौरी ने अपने आखिरी अभियान में इल्तुतमिश यानी ऐबक का दास के सहयोग से खोखरों का कत्ल किया था। इल्तुतमिश के शौर्य से प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक, गौरी का जो दास था, को आदेश दिया था कि वह इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दे। अतः दास इल्तुतमिश अपने स्वामी ऐबक से पहले ही दासता से मुक्त हो गया था। आगे मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलीमा खुदा रहता था तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति अंकित रहती थी। ठीक है, आगे कुछ सिक्कों के पृष्ठ भाग पर देवनागरी में मोहम्मद बिन साम भी लिखा रहता था। इन सिक्कों को देहलीवाल सिक्के कहा जाता था। ये देहलीवाल सिक्के भारत में तुर्क विजय के समय प्रचलित थे। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाने के लिए देहलीवाल सिक्कों में मजदूरों को भुगतान किया है। ठीक है, आगे कुव्वत उल इस्लाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट मंदिर है। आगे 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान पर सिंधु के तट पर नमाज पढ़ते समय गौरी की हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकार इस हत्या का श्रेय खोखरों को देते हैं तो कुछ करमाथी जाति के शिया मुसलमानों को देते हैं। ठीक है, आगे है मुसलमानों को देते हैं। आगे मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राजवंश की नींव डाली जिसे गुलाम वंश का कहा जाता है। 1206 ईस्वी में ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए व अजमेर बस गए। फ़खरुद्दीन गाजी तथा निजामी उरूजी आदि कवि गौरी के दरबार में थे। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है, फ़खरुद्दीन गाजी तथा निजामी उरूजी आदि कवि जो है वह गौरी के दरबार में थे। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने इक्ता प्रथा चलाई। ठीक है, आगे किंतु इल्तुतमिश ने इसे संस्था का रूप दिया था। इक्ता शब्द ही दोस्तों, शायद इक्ता, हाँ इक्ता ही शब्द एग्जाम में भी। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली एक परिचय, एक कोट में है, दिल्ली एक परिचय। ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का जो संस्थापक है वो अनंगपाल तोमर है। ठीक है, अनंगपाल तोमर 11वीं सदी में था, उसको माना जाता है। आगे पृथ्वीराज रासो में इसे दिल्ली या ढिल्लिस कहा गया है। 1276 ईस्वी में
पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का एक और नाम योगिनीपुर मिलता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है। 1276 ईस्वी में पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का एक और नाम जो है योगिनीपुर मिलता है। आगे, दिल्ली 1193 ईस्वी में भारत के गौरी साम्राज्य की राजधानी बनी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार से दोस्तों यह हमारा जो है मध्यकालीन में आर्य कंपटीशन टाइम्स का फर्स्ट लेसन जो है दोस्तों समाप्त हो गया। और इसके पश्चात दोस्तों हम लोग लेसन नंबर 2 लाएंगे। ठीक है, हालांकि हमें रात में ही टाइम मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रात में जो है एटमॉस्फेयर शांत होता है और वॉइस कम होती है, तो वीडियो बनाने में भी आराम होता है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों से और कुछ नहीं मांगा जा रहा है, बस एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।